हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर के श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ फैजाबाद अयोध्या में। हम इस लॉकडाउन पीरियड में कई टॉपिक को मैंने कवर किया। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स और ये सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। इसमें भी मैंने एडजॉर्सन को बता चुके हैं। हमको कैटलिस्ट के बारे में मैंने बता दिया, एडजॉर्सन थ्योरी ये सब मैंने बताया। आज जो मैं कैटलिसिस के टाइप बता रहे हैं, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, इंड्यूस कैटलिस्ट, है ना, इस सब के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं फाइनली जो डिस्कस करूंगा एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। देखिए आप, फर्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट। कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है? क्या पॉजिटिव कैटालिसिस मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव कैटालिसिस मीन्स क्या होता है? व्हेन द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस is called positive catalysis. When catalyst increase the rate of reactions, is called positive catalyst. मतलब जो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा दे, स्पीड को बढ़ा दे, जो चीज़ 1 घंटे पूरी हो रही वो 5 मिनट के अंदर पूरा हो जाए रिएक्शन, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पोटेशियम क्लोरेट बेटा है, इसका ऐसे हम गर्म करने लगे तो इसका डिकम्पोजिशन बहुत टाइम टेकिंग होगा, कई घंटे लग जाएंगे। मैं इसमें अगर मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दें कोई कैटलिस्ट, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है और विद इन मिनट में क्या होता है, वो डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड देने लगता है। तो देखिए अब, तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। ये पोटेशियम क्लोराइड और O2 बनाता है, मगर बहुत टाइम टेकिंग होता है। अगर इसमें हम MnO2 मिला देते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस कैटालिस्ट के मिलाने से इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज कर जाता है। विद इन मिनट जो होता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है। इसका तो MnO2 क्या है? पॉजिटिव कैटालिस्ट है। क्या है बेटा? पॉजिटिव कैटालिस्ट। जैसे बेटा हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, पर ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। विद इन मिनट इसमें अगर आयरन मिला देते हैं तो इस रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। तो आयरन क्या है बेटा? पॉजिटिव कैटालिसिस है। तो आयरन मिला दिया मैंने, तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। देखिए बेटा, वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन बहुत स्लो होता है, तो वेजिटेबल घी नहीं मिल पाता है, इतना स्लो होता है, टाइम टेकिंग। अगर इसमें निकिल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? निकिल, तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वेजिटेबल ऑयल बहुत तुरंत जो होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करके वेजिटेबल घी बना देता है। जैसे बेटा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का ऑक्सीडेशन बहुत स्लो होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है, मगर इसमें अगर प्लेटिनम मिला देते हैं इसकी स्पीड क्या होती है? तेज हो जाती है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट है ये, कि नहीं बेटा? तो इसका मतलब, कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसा कैटालिस्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, रेट को बढ़ा दे, उसे पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, राइट? अब सेकंड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ निगेटिव कैटालिस्ट के बारे में। देखिए,
निगेटिव कैटालिस्ट, निगेटिव कैटालिसिस क्या है? निगेटिव कैटालिसिस। निगेटिव कैटालिसिस मीन्स बेटा क्या है? निगेटिव कैटालिसिस मीन्स व्हेन rate of chemical reaction decreases, when catalyst decrease the rate of reactions, when catalyst decrease the rate of chemical reaction is called negative catalyst। उसे निगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को कम कर दे। अगर बहुत तेजी स्पीड से हो रहा है उसको स्लो कर दे, या तो बिल्कुल बंद कर दे, स्पीड को कम कर दे, या तो बंद कर दे, बिल्कुल रिटार्ड कर दे, रिटार्ड द स्पीड, स्लो डाउन द स्पीड, या स्टॉप द रिएक्शन, रिएक्शन को बंद कर दे, स्टॉप द केमिकल रिएक्शन। तो द कैटालिस्ट विच decrease the rate of chemical reaction or stop the chemical reaction is called negative catalyst। जैसे आपने देखा होगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म is very sensitive towards oxygen, क्लोरोफॉर्म is very sensitive towards oxygen and gives poisonous gas, phosgene gas COCl2। मगर क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन स्पीड को स्लो करने के लिए या क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को स्टॉप करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए इसमें क्या मिला देते बेटा? 1% एथेनॉल सोल्यूशन मिला देते। क्या मिला देते? 1% एथेनॉल सोल्यूशन मिला देते। तो एथेनॉल यहाँ पर क्या है? निगेटिव कैटालिस्ट है। देख लीजिए, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका ऑक्सीडेशन बहुत तेज होता है बेटा। अब बनाता क्या है बेटा? COCl2 और प्लस HCl, COCl2 प्लस HCl। ये फॉस्जीन गैस है। क्या इसको कहते हैं बेटा? फॉस्जीन गैस। वो पॉइजनस गैस होती है। कैसी होती है? पॉइजनस गैस होती है। अब इसके ऑक्सीजन बहुत तेज होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब इसकी ऑक्सीडेशन की स्पीड को कम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए इसमें क्या मिला देते बेटा? एथेनॉल। क्या मिला देते हैं? एथेनॉल, C2H5OH, एथेनॉल मिला देते। तो ये क्या बेटा? निगेटिव कैटालिस्ट है ना। इसने स्पीड को क्या कर दिया? कम कर दिया। समझ में आ गया? उसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है टेम्परेचर के इफेक्ट से डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन बना देता है, तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रिजर्व करने के लिए इसमें क्या मिला देते बेटा? क्योंकि टेम्परेचर गर्मी है, बढ़ गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज हो, पानी बन जाएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो रही नहीं है बॉटल के अंदर ना बेटा। तो बड़ी समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई। अब इसको दूर करने के लिए क्या किया गया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या मिला दिया? फास्फोरिक एसिड मिला दिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में फास्फोरिक एसिड मिला देने से विच प्रिवेंटेड डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन प्रोसेस को रोकता है, जिससे वाटर इसमें नहीं कन्वर्ट होने पाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में ही रिजर्व रहता है, स्टैंड रहता है, उसी पर ही रहता है। इसलिए फास्फोरिक एसिड यहाँ पर क्या है? निगेटिव कैटालिस्ट। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये डिकम्पोज होकर के H2O प्लस हाफ O2 देता है। H2O प्लस हाफ O2 देता है। H2O2 प्लस हाफ H2O प्लस हाफ O2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर, मगर इसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर तो घटता बढ़ता रहेगा, जाड़ा आएगा, गर्मी आएगा कि नहीं बेटा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पता चले गर्मी में बदल लीजिए, पानी बना देगा सीधे। तो इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें फास्फोरिक एसिड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये क्या बेटा? निगेटिव कैटालिस्ट है। क्या है? निगेटिव कैटालिस्ट है। दिस इज द निगेटिव कैटालिस्ट, फास्फोरिक एसिड। इसको मिला देने से अब इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में क्या होगा? सेफ रहेगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के फॉर्म में क्या रहेगा? सेफ रहेगा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, सोडियम सल्फाइड Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसका ऑक्सीडेशन जो होता है बहुत जल्दी सोडियम सल्फेट में हो जाता है।
किसमें हो जाता है? सोडियम सल्फेट में। सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम सल्फेट। अगर मुझे सोडियम सल्फाइड चाहिए तो पता चले वो सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एयर तो हर जगह मौजूद है, एयर इज अवेलेबल इन एवरीवेयर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इसमें ग्लिसरीन मिला देते हैं। अब ग्लिसरीन मिला देंगे तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब ग्लिसरीन यहाँ पर क्या है? निगेटिव कैटालिस्ट है। तो ग्लिसरीन मिला देते। क्या मिला देते बेटा? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ग्लिसरीन मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन क्या है? निगेटिव कैटालिस्ट है। निगेटिव कैटालिस्ट। तो आपको समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत, डाउट? इस तरीके के मैंने 3 एग्जाम्पल देकर के आपको निगेटिव कैटालिस्ट के बारे में बताया। अब मैं प्रोसीड करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट कैटालिस्ट बताने जा रहा हूँ आपको, ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट क्या होता है? ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिसिस क्या होती है? ऑटो मीन्स क्या होते बेटा? जो अपने आप हो, कोई सब्सटेंस हम ना डालें, कोई स्टैंडर्ड सब्सटेंस भी यूज ना करें, उसी रिएक्शन में से ही कोई कैटालिस्ट का काम करने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। अपने आप उसी में से रिएक्शन में से हो जाता है। दैट इज व्हेन एनी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल during chemical reaction, when any product molecule act as catalyst is called auto catalyst। क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी में से प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो होता है कैटालिस्ट की तरह काम करने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। जैसे बेटा देखिए, ईस्टर है कि हाइड्रोलिसिस बता रहे हैं, एथिल एसीटेट ईस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस जो होती है बहुत स्लो होती है और क्या देता है? एसिटिक एसिड, विनेगर और क्या बनाता है? एथेनॉल बनाता है। मगर एथिल एसीटेट की हाइड्रोलिसिस को फास्ट करने के लिए, फास्ट कब होता है? थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, व्हेन प्रोडक्ट एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड, व्हेन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड, इसको तो एसिटिक एसिड एक्ट एज ऑटो कैटालिस्ट। कोई स्टैंडर्ड सब्सटेंस इसमें नहीं मिलाया गया है। देखिए आप लोग, एथिल एसीटेट CH3CO C2H5, दिस इज द ईस्टर। इसको क्या बोलते हैं? ईस्टर कहते हैं। ये एथिल एसीटेट कहते हैं, ईस्टर है ये। इसके हाइड्रोलिसिस करा रहे बेटा। इट गिव्स एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल C2H5OH प्लस एथेनॉल। मत देखिए बेटा, एथिल एसिड की हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो थी स्टार्टिंग में, मगर जब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड बन गया तो इसकी स्पीड, हाइड्रोलिसिस स्पीड क्या होगी? तेज हो गई और विदिन ए मिनट जो है एसिटिक एसिड एथेनॉल बन गया। इसको तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ही कैटालिस्ट की तरह काम करने लगता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ही केमिकल रिएक्शन की तरह काम करने लगता है तो उसे ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। यहाँ पे एसिटिक एसिड क्या है? ऑटो कैटालिस्ट है। ऑटो कैटालिस्ट, ये ऑटो कैटालिस्ट है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सोल्यूशन जो होता है पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के एसिडिक सोल्यूशन में, इसमें इसके एसिडिक सोल्यूशन में क्या करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? ऑक्जेलिक एसिड मिला देते हैं। तो हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मैग्नेस सल्फेट। तो यहाँ पर मैग्नेस सल्फेट क्या है? ऑटो कैटालिस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका कलर पर्पल था, मगर जब प्रोडक्ट में मैग्नेस सल्फेट बन गया तो मैग्नेस सल्फेट बनने की वजह से उसका कलर क्या होगा? डिस्चार्ज हो गया। तो हियर मैग्नेस सल्फेट एक्ट एज ऑटो कैटालिस्ट। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं H2SO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड इसमें मिला देते हैं। ऑक्जेलिक एसिड क्या? COH ये ऑक्जेलिक एसिड मिला दिया। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट है। ये क्या बेटा है? पोटेशियम परमैंगनेट।
पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट है, ये आर्गेनिक एसिड है बेटा। इसका कलर जो पर्पल है, कैसा कलर है? पर्पल कलर है, पर्पल कलर। तो आपने क्या देखा? पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का है स्टार्टिंग में, इसके एसिडिक सोल्यूशन में आर्गेनिक एसिड मिला देते हैं तो स्टार्टिंग में कलर पर्पल ही बना रहता है। मगर जब प्रोडक्ट मॉलिक्यूल मैग्नेस सल्फेट बन जाता, क्या बन जाता बेटा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल? मैग्नेस सल्फेट, 2MnSO4 मैग्नेस सल्फेट। तो इसके बनने की वजह से कलर क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ऑटो कैटालिस्ट। क्या है? ऑटो कैटालिस्ट। और बाकी चीज क्या बन रही है? रिएक्शन बैलेंस कर दे रहे हैं, K2SO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O, ये बन गया। देखा आपने? तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है। इसके एसिडिक सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, एसिडिक मीडियम में आर्गेनिक एसिड मिला देने से कलर जो होता है धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है। तो एक ऐसी स्टेज आती है कलरलेस सोल्यूशन फॉर्म होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेस सल्फेट, ऑटो कैटालिस्ट है। तो प्रोडक्ट में से जब कोई मॉलिक्यूल जो होता है कैटालिस्ट की तरह काम करने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। हियर मैग्नेस सल्फेट एक्ट एज ऑटो कैटालिस्ट। इज इट क्लियर? अब इसके बाद मैं चौथा बताने जा रहा हूं, फोर्थ, इंड्यूस कैटालिस्ट के बारे में। इंड्यूस कैटालिस्ट, इंड्यूस कैटालिस्ट, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस कैटालिसिस क्या होती है बेटा? बताइए आप लोग। इंड्यूस कैटालिसिस, इंड्यूस मींस इंस्पायर्ड होना। जैसे कोई पर्सन है वो सच नहीं बोलता है और दूसरा पर्सन जो है वो सच बोलता है। जब वो पर्सन उसके कांटेक्ट में रहता बराबर काफ़ी दिनों तक रहता तो वो भी सच बोलने लगता है। इसके तो जो सच बोलने वाला पर्सन था उसे झूठ वाले पर्सन को भी सच बोलना सिखा दिया। तो वो क्या है? इंड्यूस है हमारा। इससे इंस्पायर्ड हुए हैं हम, उससे मोटिवेट हुए हैं। तो वैसे यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री में भी इंड्यूस कैटालिस्ट होता है। जैसे वन केमिकल रिएक्शन इज नॉट अकर्ड एंड अदर केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड when both reaction come in contact, then both reaction is possible, then both reaction is possible। एक रिएक्शन नहीं हो रहा और दूसरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दोनों को मिला देंगे तो दोनों का केमिकल रिएक्शन होने लगता है। इसके तो दूसरे के इफेक्ट से पहले का भी रिएक्शन होने लगा। इससे तो दूसरा क्या है हमारा? इंड्यूस कैटालिस्ट है। क्या है? इंड्यूस, उससे इंस्पायर्ड हुआ वो। जैसे एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप लोग। जैसे सोडियम सल्फाइड जो होता है, सोडियम सल्फाइड रेडली ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन से, तो क्या बना देता है? सोडियम सल्फेट बना देता है। और सोडियम आर्सेनाइड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब सोडियम सल्फाइड में सोडियम आर्सेनाइड मिला दे, मिक्स कर दे, दोनों को कम इन कांटेक्ट, दोनों को मिला देते। अब ऑक्सीजन पास करते तो देखते कि सोडियम सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज हो गया और सोडियम आर्सेनाइड भी ऑक्सीडाइज हो गया। इसके मतलब सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है इंड्यूस कैटालिसिस की तरह काम कर रहा है फॉर सोडियम आर्सेनाइड। ठीक है, देखिए आप लोग रिएक्शन, देखिए रिएक्शन के थ्रू सोडियम सल्फाइड Na2SO3, इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है बेटा? सोडियम सल्फेट में हो जाता है Na2SO4। तो ये रिएक्शन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। और सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3, सोडियम आर्सेनाइड, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन। देखा आप लोग ने? सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम सल्फेट में हो रहा है,
ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन। अब दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस Na3ASO3। अब ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा, तो देखते हैं दोनों का ऑक्सीडेशन होता है। सोडियम सल्फाइड ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम सल्फेट, सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीडाइज इनटू सोडियम आर्सेनाइड ऑक्सीडाइज सोडियम आर्सेनेट Na3AsO4। तो क्या देखा आपने, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम सल्फेट में हो गया, सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन सोडियम आर्सेनेट में हो गया, तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन किस तरह काम कर रहा है, ये क्या है, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट है। क्या है, इंड्यूस्ड है, ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट है, ठीक है। ये इंड्यूस्ड कैटलिस्ट की, तो इसके वजह से ये इन्फ्लुएंस हुआ, इसकी वजह से ये क्यों इंस्पायर्ड हुआ, तो इसका भी रिएक्शन होने लगा। मतलब इसका जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इसके लिए क्या काम कर रहा है, इंड्यूस कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। सोडियम सल्फाइड जो है सोडियम आर्सेनाइड के लिए क्या है, इंड्यूस कैटलिस्ट है। इस तरीके से मैंने ये आपको कैटलिस्ट के टाइप के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम के बारे में। देखिए, एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या होता है, व्हाट इज एंजाइम, बताइए अब एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या चीज है बेटा, एंजाइम भी कैटलिस्ट होता है। तो एंजाइम इज ए कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड। एंजाइम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो एंजाइम इज ए कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर मास, with high molecular mass, and it is found in living cell of plant and animal। ये कहाँ पाया जाता है, लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स में और एनिमल में, लिविंग सेल में पाया जाएगा। इट इज फाउंड इन लिविंग सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। So it act as biological catalyst because it take part in biological activity। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है। तो ये एंजाइम जो होता है, जैसे हमारे ह्यूमन है, हमारे अंदर पाया जाता है एंजाइम, प्लांट्स में पाया जाता है एंजाइम जो पाया जाता है, उसी वजह से हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस सब रन करते हैं। तो इसी को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे एंजाइम कहते हैं। अब जैसे हमारे मुंह, हम बोल रहे हैं, हमारे सलाइवा होता है, मुंह के अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यू नो, फाइलेम। कौन सा एंजाइम होता है, फाइलेम। तो जैसे कोई चीज़ें मैंने खाई, चावल है, आलू है, और चीज़ें, कोई चीज़ें खाई, स्टार्ची मटेरियल को क्या करता है, ये फाइलेम जो होता है, जो सलाइवा में पाया जाता है, उसको हाइड्रोलाइज करके क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ये एंजाइम का फंक्शन होता है। तो सलाइवा में क्या होता है, देखिए आप लोग, सलाइवा, सलाइवा कंटेन फाइलेम एंजाइम, फाइलेम एंजाइम, सलाइवा कंटेन्स फाइलेम एंजाइम। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टार्ची मटेरियल को, जो हम खाएंगे स्टार्ची मटेरियल, मुंह में ही कन्वर्ट कर देगा। स्टार्ची मटेरियल, स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, C6H10O5 होल N। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टार्च, C6H10O5 होल N। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टार्च। अब इसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं in presence of फाइलेम एंजाइम, फाइलेम एंजाइम। It get oxidized into, hydrolyzed into glucose and C6H12O6 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा आपने कि स्टार्च को जो है माउथ में के अंदर, माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, फाइलेम पाया जाता है। फाइलेम एंजाइम के थ्रू जो होता है स्टार्च हाइड्रोलाइज इनटू
ग्लूकोज। इज इट क्लियर? अब जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के इन्वर्जन देखिए, जैसे मोलिसिस होता है, ये सुक्रोज होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज है, ये केन शुगर है, सुक्रोज। इसकी हाइड्रोलिसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसमें? इन्वर्टेज एंजाइम। इट इज फाउंड इन ईस्ट। किसमें पाया जाता है बेटा? ये ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। ये इन्वर्टेज एंजाइम किसमें पाया जाता है? ईस्ट के अंदर। तो हाइड्रोलाइज करके क्या देता है बेटा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। और ये क्या कहलाता है बेटा? फ्रक्टोज। तो देखा आपने कि केन शुगर का इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में क्या हुआ कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुई, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दिया। तो ये एंजाइम के थ्रू हुआ बेटा। किसके थ्रू हुआ? एंजाइम के थ्रू। जैसे हम लोग खाते हैं शुगर, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। चीनी जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इस तरीके से। जैसे और देखिए आप लोग, जैसे स्टार्च C6H10O5 इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंजाइम। अब डायस्टेज एंजाइम कहाँ होता है? डायस्टेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है बेटा? माल्ट एक्सट्रैक्ट में। कहाँ मिलता है? माल्ट। किसमें पाया जाता है? माल्ट। आपने सुना होगा माल्ट एक्सट्रैक्ट। माल्ट एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है। डायस्टेज इज फाउंड इन माल्ट एक्सट्रैक्ट। जौ को जर्मिनेट कर दीजिए और उसको पीस लीजिए फिल्टर करके, जो स्ट्रेट आएगा दिस इज ए माल्ट एक्सट्रैक्ट विच कंटेन्स डायस्टेज एंजाइम। उसमें डायस्टेज पाया जाता है। माल्ट फायदेमंद होता है। आपने देखो हार्लिक्स है, बोर्नविटा है, जितने भी ये होते हैं चीजें, उसमें माल्ट पाया जाता है। देखते होंगे आप लोग। इससे डायस्टेज एंजाइम मुझे मिल जाता है। तो ये क्या करता है? स्टार्ची मटेरियल को हाइड्रोलाइज करके क्या करता है बताइए आप लोग? इसमें कन्वर्ट कर देगा C12H22O11, C12H22 माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? स्टार्च इज कन्वर्ट इनटू माल्टोज बाय डायस्टेज एंजाइम। माल्टोज सैकराइड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज सैकराइड में। अब माल्टोज जो होता है C12H22O11, ये माल्टोज है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज दे देता। क्या देते थे बेटा? ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है। तो देखा आपने एंजाइम के बारे में, एंजाइम कितने फंक्शंस होते हैं इसके, कि माल्टोज अगर है, जो माल्टोज यहाँ बना था उसकी हाइड्रोलिसिस कर देगा माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में और गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या करेगा बेटा? देखिए आप लोग, ग्लूकोज, अब ग्लूकोज के बारे में बता रहे हैं। अब देखो, देखिए ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन हो जाता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेस एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज का क्या हो जाता है बेटा? डिकम्पोजिशन हो जाता है इनको इनटू एथेनॉल। किसमें हो जाता है? C2H5OH एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसमें क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखा आपने, एथेनॉल मिल गया मुझे। क्या मिल गया? एथेनॉल। इसी का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देते। क्या करा देते? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स
मिक्सचर ऑफ C2H5OH एंड वाटर, मतलब ये जो होता है 95.6%, ये 4.4%। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। इस तरीके से स्प्रिट का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने देखा, तो हमने क्या देखा, कितना इंपॉर्टेंट रोल है एंजाइम का। देखा आपने कि ये ग्लूकोज जो था उसको जाइमेज के बजाय डिकम्पोजिशन को एथेनॉल बना दिया, और एथेनॉल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा दिया मैंने। एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर 95.6% एथेनॉल एंड 4.4% वाटर। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट कहते हैं। समझ में आया बेटा? और देखिए आप लोग, जैसे तेल और घी हम लोग खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें जो हमारे पेट में जाता है, तो स्टमक में होता क्या बेटा? स्टमक में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टमक में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। वो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? जो हमारी फैटी चीज़ें होती हैं, जो ऑयल होता है, उसको क्या करता है? हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड बना देता है और ग्लिसरीन देता है। ग्लिसरीन जो होता है लाइट लुब्रिकेंट होता है, बहुत लो पावर का लुब्रिकेंट होता है। इसका यूज क्या होता है ग्लिसरीन का? टू इट इज विटामिन कैरियर, it has a vitamin carrier. It also act as lubricant for joint, जैसे ये है हमारा, ये हमारा शोल्डर है ना, नी है ना, ये सब को जॉइंट को जो होता है, फिंगर के जो जॉइंट होते हैं, इसमें ग्लिसरीन पाया जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। आराम से नेक में जो होता है, इसे मोड़ सकते हैं नेक को हम, तो ग्लिसरीन होता है। ठीक है, तो कितना फंक्शनिंग हुई देखा आपने बात को, कि जो तेल और घी हमने खाया उसको अगर एंजाइम नहीं होगा, एंजाइम की डिफिशिएंसी अगर होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब तरह तरह की बीमारी हो जाएगी। तो ऑयल एंड फैट का फार्मूला क्या होता है बेटा? जानते हैं आप लोग ऑयल फैट का फार्मूला? ऑयल फैट का फार्मूला CH2OCr CH2OCr, ये आयल आर फैट्स का फार्मूला है। आयल आर फैट्स, ये दिस इज द फार्मूला ऑफ आयल एंड फैट्स। ट्राइग्लिसराइड होते हैं ना बेटा, ये आयल एंड फैट्स का फार्मूला है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है। क्या होती है? हाइड्रोलिसिस। ये वाटर है, दिस इज द वाटर। अब स्टमक में जाएगा, जब पेट के अंदर जाएगा तो पेट में एक एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। क्या होते हैं? लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम। अब इस एंजाइम का काम क्या होगा? ये क्या करेगा? इसके हाइड्रोलिसिस कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये पूरा पोर्शन जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, OH जो होगा यहाँ पर चला आएगा, इसकी जगह पर चला आएगा, तो क्या बन जाएगा? CH2OH। और फिर ये इसी तरीके यहाँ पर भी यही चीज़ हो जाएगी, CHOH, या C इसकी जगह पर क्या OH आ जाएगा, यहाँ पर भी इसकी जगह OH आ जाएगा, CH2OH। और प्लस यहाँ पर जो होगा क्या आ जाएगा? H, ये तो क्या बन जाएगा? RCOH, RCO, यहाँ H हो जाएगा, RCOH। तो क्या देखा आपने? इसको ग्लिसरीन कहते हैं या ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन या प्रोपेन 1,2,3 ट्राइआल, कई नाम होते हैं इसके। तो ग्लिसरीन बन गया और ये फैटी एसिड हो गया। क्या हो गया? ये फैटी एसिड, जो फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाएगा, फैटी एसिड हो गया। क्या हो गया? ये फैटी एसिड हो गया। तो आपने देखा आपने कि लाइपेज एंजाइम की वजह से ऑयल एंड फैट जो कॉम्प्लेक्स था उसको हाइड्रोलाइज कर दिया उसने, और ग्लिसरीन में और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये ग्लिसरीन का काम क्या है? एज ए लुब्रिकेंट हमारी बॉडी में रहते हैं, एज ए विटामिन कैरियर के फॉर्म में रहते हैं। ये सब इसकी फंक्शनिंग होती है। और ये टेम्परेचर को भी रिजर्व रखता है, हमारी बॉडी को टेम्परेचर को घटने बढ़ने नहीं देता। ये बहुत फंक्शनिंग होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहता है हमारे ग्लिसरीन की वजह से ऐसा होता है। जाने बेटा, अब मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्टमक में एक एंजाइम और पाया जाता है, पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। देखिए, पेप्सिन स्टमक में, पेप्सिन एंजाइम।
पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है? प्रोटीन का जो होता है, जो प्रोटीन वाली चीजें चाहते हैं, पल्सेस खाते हैं हम लोग हैं, है ना, ग्राउंडनट खाते हैं, इस सब में क्या हमारा है? प्रोटीन होता है, ये फुल ऑफ प्रोटीन हमारा है, समझे नहीं? तो ये फुल ऑफ प्रोटीन है। अब जब प्रोटीन की चीजें जब जाएंगी, कॉम्प्लेक्स चीजें हाइड्रोलाइज हो जाएंगी जब पेप्सिन एंजाइम, तो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस हो जाती है और गिव्स पेप्टाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्टाइड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड इन स्टमक। प्रोटीन कन्वर्ट इनटू पेप्टाइड इन स्टमक बाय पेप्सिन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन स्टमक। अब इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा? इंटेस्टाइन में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इंटेस्टाइन में बता रहे हैं, ये तो स्टमक में मैंने बताया। अब ट्रिप्सिन एंजाइम देखिए, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। ये क्या करता है? प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके, प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड बना देता। क्या बना देता बेटा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड होता है। ये प्रोटीन के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसी एसिड को जो होता है ब्लड सेल एब्जॉर्ब करके अब पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। जहां पर जिसकी कमी होती है वहां पर टिश्यू बना देता है, या टिश्यूज को, ओल्ड टिश्यूज की रिपेयर करता है, न्यू टिश्यूज को डेवलप करता है, और जहां जहां डिफिशिएंसी थी प्रोटीन को कवर कर देता है। तो ये काम होता है। तो प्रोटीन इंटेस्टाइन में प्रेजेंस है ट्रिप्सिन एंजाइम, इसके थ्रू जो होता है प्रोटीन हाइड्रोलाइज होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एंजाइम के मैंने फंक्शन बताए, और भी देख लीजिए आप लोग एंजाइम के बारे में। जैसे आपने देखा होगा हमारी बॉडी में यूरिया बनता है। क्या होता है? यूरिया। हमारे बॉडी में क्या है? यूरिया है। NH2CO ये क्या बेटा? यूरिया है। यूरिया का जो होता है हाइड्रोलिसिस होने लगती है इन प्रेजेंस ऑफ यूरेज एंजाइम। यूरेज एंजाइम पाया जाता है, यूरेज एंजाइम। तो यूरेज एंजाइम होता है जो यूरिया जो हमारी बॉडी में होती है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है और कन्वर्ट इनटू अमोनिया एंड CO2। कन्वर्टेड अमोनिया एंड CO2 बेटा। तो अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं यूरेज एंजाइम। तभी यूरिन से क्या होता है? अमोनिया फॉर्म होता है। यूरिन में क्या निकलता है? अमोनिया, और CO2 के बबल्स निकलती हैं। तो ये होता मेन चीज। तो यूरिया जो होता है यूरेज एंजाइम के थ्रू हाइड्रोलाइज हो जाता है। अगर यूरेज एंजाइम की डिफिशिएंसी हो जाती है तब हमें यूरिन प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हो जाती है? यूरिन प्रॉब्लम। यूरिया अगर कलेक्ट होने लगेगा बॉडी में तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, समझिए कि नहीं? इन्फेक्शन चालू हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है। तो इसलिए इसका जरूरी है यूरिया का हाइड्रोलाइज होना और अमोनिया निकल जाना और CO2 निकल जाना बेटा। ये सब चीज फंक्शन है। जैसे एल्कोहल है, एथेनॉल है, आप देख लीजिए आप लोग, CH3 CH2OH। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन, जैसे हम ये तो इंटरनल बात बता दी थी, बाहर से अगर एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराना हमें तो माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम, माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम, माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम के प्रेजेंस। माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम क्या होता है? इट इज फाउंड इन ओल्ड विनेगर। पुराने से पुराना जो सिरका होता है उसमें माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम पाया जाता है। इसके प्रेजेंस से एथेनॉल का ऑक्सीडेशन जो होता है विनेगर में कराया जाता है। किसमें कराया जाता है? विनेगर, CH3COH, विनेगर में कराया जाता है प्लस वाटर। तो ये विनेगर है। ये क्या बन गया बेटा? विनेगर, सिरका जो बनाएंगे विनेगर का फॉर्मेशन इसी कंपनी में किया जाता है हमारा। समझ में आ गया आप लोग? इस तरीके से हर एक एंजाइम का मैंने एंजाइम का एग्जाम्पल देकर आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम इज ए कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई मॉलिक्यूलर मास। इट इज फाउंड इन लिविंग सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. It come in contact with
वाटर इट फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन। ये वाटर के कंटेंट में आगे कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, तो हमारी बॉडी में कोलाइडल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? ये कोलाइडल फॉर्म में रहता है। इट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये हमारी एक्टिविटी को, रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन को बढ़ाएगा। अगर एंजाइम डिफिशिएंसी हो जाएगी नहीं हो पाएगा। अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, सलाइयों में ग्लूकोज बनाएगा, तभी तो ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी कि नहीं बेटा। तो ये सब बातें होती हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम ब्लड सेल में पाया जाता है। ब्लड सेल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ग्लूकोज क्या करता है, जैसे देख लीजिए आप लोग, इसी समय वो भी बता दे रहे हैं आपको। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज ये जो होता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम इसके थ्रू ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर देता है। क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो 6H2O और 6CO2 बना देता है। तो 6 12 6 18 ये 12 कितना हो जाएगा? 6CO2 6 12 6 18 ये हो गया। और प्लस 677 किलो कैलोरी हीट निकालता है। ये देखा आपने, ये बॉडी का फंक्शन होता है। सलाइवा में फाइलेलियम एंजाइम था, स्टार्ची मटेरियल मैंने खाया, स्टार्च को उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज जब गया हमारे बॉडी में तो ग्लूकोज को उसने क्या किया? ब्लड सेल ने ले लिया, तभी ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती है। आपने देखा होगा ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती कि नहीं? तो ग्लूकोज जब ब्लड सेल में जाता है, ब्लड सेल में एक एंजाइम होता है ऑक्सीडेज एंजाइम, उसके थ्रू उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये CO2 एक्सोथर्मिक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। इसी की वजह से जो होता है यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन क्या होता है? 1 ग्राम ग्लूकोज से 677 किलो कैलोरी हीट निकलती है। तो ये एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी आ जाती है, पेशेंट जो होता है ठीक हो जाता है, बोलने लगता है, हंसने लगता है कि नहीं बेटा। ये हो गया। तो एंजाइम के बारे में बताया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम देखिए आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पहला पॉइंट है एंजाइम जो होता है, एंजाइम वाटर के कंटेंट में आकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। क्या बनाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम वाटर के कंटेंट में आकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बना देता है। तो हमारी बॉडी में कोलाइडल फॉर्म में रहता है एंजाइम। दूसरा, एंजाइम जो होता है के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बेटा होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी के बीच में एंजाइम जो होता है एक्टिव रहता है। इसी के बीच में एंजाइम क्या होता है? एक्टिव रहता है। इसी बीच में एंजाइम अपनी वर्किंग कर सकता है। अगर टेम्परेचर कम भी हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे इन केस ऑफ कोरोना केस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब आदमी परेशान हो जाता है। मतलब 105 105 डिग्री 106 उस टेम्परेचर पर जो होता है एंजाइम डेड होने लगते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंजाइम गेट डेड, एंजाइम डेड होने लगते हैं, जिससे आदमी की मौत हो जाती है। जब एंजाइम ही नहीं बचेगा तो आदमी की क्या होती है? एक्सपायर कर जाता है। ये होता मेन चीज होता है। बहुत ठंडा अगर पड़ रहा है, कोल्डेस्ट रीजन है, तो वहां पर भी ध्यान रखिए आप लोग क्या करते हैं? सेकते हैं, हाथ सेकते हैं, हीटर के यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रखना है। उसी टेम्परेचर पर एंजाइम क्या होता है? एक्टिव रहेगा। एंजाइम क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, राइट। और देख लीजिए आप लोग तीसरा पॉइंट, एंजाइम जो होता है, एक एंजाइम पर
एक एंजाइम पे जब कोई दूसरा अनदर एंजाइम मिला दिया जाता है तो पहले एंजाइम की एक्टिविटी को वो क्या करता है, बढ़ा देता है। तो फर्स्ट एंजाइम है, पहले एंजाइम मौजूद है पहले, उसमें सेकंड एंजाइम मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? सेकंड एंजाइम मिला दिया गया, तो एक्टिविटी इंक्रीजेज, एक्टिविटी। तो सेकंड एंजाइम क्या कहलाएगा? को एंजाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को एंजाइम। ऐसे एंजाइम को क्या बोलते हैं? को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? को एंजाइम। समझ में आया आप लोग को? मतलब फर्स्ट एंजाइम जो वहाँ प्रेजेंट हमारे हैं, फर्स्ट एंजाइम जो प्रेजेंट है उसमें उसकी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो एक एंजाइम और मिला देते हैं। तो जो सेकंड एंजाइम जो होगा फर्स्ट एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा? इसकी एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। इसके तो सेकंड एंजाइम क्या कहलाएगा? को एंजाइम कहते हैं। चौथा पॉइंट, एंजाइम में अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला दे, क्या मिला देते? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला देते हैं। सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2, HCN मिला देते हैं, KCN, समझिए नहीं, H2S। ये तो एंजाइम में अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को मिला देते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता, जिससे आदमी की क्या होती है? मौत हो जाती है। इसीलिए इन केस ऑफ द पॉइजन बहुत लोग सल्फास ले लेते हैं, कोई पॉइजन चीजें ले लेते हैं, साइनाइड ले लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड, तो उस केस में हमारे बॉडी में जाती ही एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? सब खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय। जितने एंजाइम होते हैं, पेप्सिन है, लाइपेस है, ऑक्सीडेज एंजाइम है, यूरेज एंजाइम है, सब डेड हो जाते हैं। जब सब डेड हो गए तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है, आदमी क्या होता है? डेथ हो जाती है उसकी। ये प्रोसेस होता है। ठीक है बेटा, और देख लीजिए अब एंजाइम ये हो गया। एंजाइम के लिए जीवित रखने के लिए मुझे उसको फूड की जरूरत पड़ती है। एंजाइम को जीवित रखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है। जैसे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फास्फेट है, ये सब फूड उसके लिए चाहिए, जो हमारी बॉडी में मिल जाता है आराम से। जो हम लोग ऐसे खाना खाते हैं, फास्फोरस कंटेनिंग मटेरियल खाते हैं, सल्फर कंटेनिंग, जैसे कैबेज होता है, वो पत्ता गोभी, उसमें सल्फर पाया जाता है। ये सब हमारे एंजाइम बनाने का काम आता है, तभी ये फायदेमंद चीज़ें होती हैं। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि पत्ता गोभी और ये सब चीज़ें खाएं आदमी। ठीक है बेटा, और जैसे बोन्स होते हैं, बोन्स में फास्फोरस पाया जाता है, जैसे मीट है, नॉनवेज है ना, फिश है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है, जो एंजाइम की प्रोडक्शन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है बेटा, अब लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। देख लीजिए आप लोग, लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मैकेनिज्म क्या है? तो देख लीजिए आप लोग, एंजाइम जैसे है, इसमें सपोज किया ई है, ई को एंजाइम मैंने सपोज कर लिया, इसमें मैंने सबस्ट्रेट मिला दिया। ये क्या है? एंजाइम है। इसमें सबस्ट्रेट मिला लिया, सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट। तो एंजाइम में क्या मिला दिया? सबस्ट्रेट मिला दिया, जिससे दोनों मिल करके कंबाइन करके क्या बना देता है? ES बना देता है। इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये हाई एनर्जेटिक होता है।
ये ES क्या बना देता है, एंजाइम सबस्ट्रेट एक बॉन्डिंग हो जाती है। एंजाइम जो होता है कि सरफेस पर सबस्ट्रेट रिएक्शन करके एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ये डिकम्पोज हो करके एंजाइम को रिलीज कर देता है फर्दर प्रोसेस के लिए, और प्रोडक्ट बना देता है। क्या बना देता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको उस मेथड से बताते हैं कि एनालॉग मेथड से होता है। जैसे एंजाइम को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, की तरीके रिप्रेजेंट कर दीजिए आप इसको। जैसे हमने इसको की तरीके रिप्रेजेंट कर दिया, ये की बना दिया मैंने, ये की बना दिया मैंने। ये एंजाइम है, ई है, ये क्या है, की है, क्या है, की बना दिया। और लॉग मेथड, ये लॉग मैंने बना दिया, ये लॉग बना दिया, ये लॉक है, ये क्या है, लॉक है, मतलब सबस्ट्रेट है। क्या है, सब्सट्रैक्ट है। तो की है और ये लॉक है। अब क्या करेगा एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट के साथ में मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो की जो होगा इसमें क्या होगा, लॉक के अंदर फिट हो जाएगा, मतलब बॉन्डिंग कर लेगा। तो देख लीजिए आप लोग, बॉन्डिंग करा रहे हैं हम आपके सामने। ये की है, ये क्या है, की है, और ये फिट हो गया इसके अंदर आकर के, इसके अंदर आके फिट हो गया। ये इसके अंदर क्या हो गया, ये फिट हो गया, लॉक के अंदर फिट हो गया, ये इसके अंदर क्या हो गया, फिट हो गया। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट बना दिया, क्या बना दिया, एंजाइम सबस्ट्रेट। और ये जो होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये डिकम्पोज हो करके ये एंजाइम अलग हो जाएगा, एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, यहां से एंजाइम सेपरेट हो जाएगा, ये एंजाइम सेपरेट हो गया, ये एंजाइम हो गया, एंजाइम अलग हो गया, ठीक है बेटा। और प्रोडक्ट बना दिया इसने, क्या बना दिया, प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट बन गया, एंजाइम सेपरेट हो गया, प्रोडक्ट। इसको की लॉग मेथड कहते हैं, समझे नहीं। तो की है क्या है, की फॉर एंजाइम, लॉग मीन्स सब्सट्रैक्ट। ये इसके साथ में फिट हो गया, लॉग में जाके कंपाउंडिंग कर दिया और ES बना दिया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसके डिकम्पोज हो गई है कि डिकम्पोजिशन हो जाएगा, डिकम्पोज हो गया। तो की अलग हो, एंजाइम अलग हो गया, और यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसी को मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो आई होप यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, कैटलिस्ट एंड एंजाइम। इस तरीके से मेरा कैटलिस्ट टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब टुमारो आई विल डिस्कस ऑन कोलाइडल सिस्टम पर बताएंगे, कोलाइड पर डिस्कशन करेंगे, तब जाके ये सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक खत्म होगा। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लिंक कीजिए, यही करिए। आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को, खूब अच्छा समझ में आएगा आपको। आगे चल के मैं न्यूमेरिकल भी डील करूंगा आपको धीरे धीरे। थ्योरी बता दिया मैंने, उसके बाद न्यूमेरिकल सबके बताएंगे तरीका कैसे लगाने का होता है, ये सब तरीका मैं